सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स न्यूज़। आज हम इस वीडियो में बीकॉम 6th सेमेस्टर का जो आपका सब्जेक्ट है सेक्टोरल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इस सब्जेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे जो कि सेक्शन ए से होने वाले हैं। यहाँ पे हम मोस्ट रिपीटेड मल्टीपल टाइम जो आपको एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन आंसर्स वो देखने वाले हैं। सेक्शन ए से देखेंगे, दैट मीन्स कि 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आंसर्स हम यहाँ पे कर रहे हैं। एंड आपको क्या करना है, वीडियो को देखना है, लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। एंड अगर वीडियोस देखते हो और सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है। आप ही के रिस्पॉन्स पे सेक्शन बी और सेक्शन सी के भी क्वेश्चन आंसर्स लाएंगे, तो आप इससे ऑलरेडी पहले जो वीडियोस बनी है इस सब्जेक्ट से रिलेटेड वो भी देखो। एंड इस वाले को भी क्या आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है एंड कमेंट भी आप कर सकते हो, फीडबैक दे सकते हो, सो दैट सेक्शन बी और सेक्शन सी भी बने। एंड आपके ही सेमेस्टर से रिलेटेड अदर सब्जेक्ट्स भी इस चैनल पे हमने स्टार्ट किए हैं, तो मेक श्योर कि आप वो भी देख लो। तो देखो यहाँ पे हम कौन से क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं, वो ये होंगे: ऑर्गेनिक फार्मिंग, फीचर्स ऑफ मेक इन इंडिया कैंपेन, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, डिफरेंस बिटवीन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, ऑब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड रिलेटिव पॉवर्टी। तो ये जो क्वेश्चन है ये हम करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, देखो। ऑर्गेनिक फार्मिंग ना बेसिकली एक मेथड है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का, ठीक है। अगर आपको एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करनी है तो वहाँ पे एक मेथड यूज़ किया जाता है जिसे हम बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब ये मेथड एम्फसाइज करता है कि हमें ना यूज़ करने चाहिए नेचुरल इनपुट्स को एंड प्रोसेस को, कि हम ग्रो कर सके क्रॉप को, है ना। अगर आपको क्रॉप को ग्रो करना है तो आपको नेचुरल चीज़ों को यूज़ करना है, नेचुरल प्रोसेसेस को यूज़ करना है ग्रो करने के लिए किसी भी क्रॉप को एंड रेज करने के लिए लाइफ स्टॉक को। ये अवॉइड करता है, ठीक है, और स्ट्रिक्टली लिमिट करता है कि हमें यूज़ नहीं करने सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स, ठीक है, या पेस्टिसाइड्स या फिर जीएमओ, एंटीबायोटिक्स, ठीक है, एंड ग्रोथ हार्मोन। कह रहे हम इन चीज़ों का यूज़ नहीं करेंगे, हम नेचुरल तरीके से नेचुरल इनपुट के साथ नेचुरल प्रोसेसेस के साथ क्या करने वाले हैं, क्रॉप को ग्रो करने वाले हैं, ठीक है। होप आपको मीनिंग समझ आया होगा। अब हम देख लेते हैं फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो सबसे पहले हमने पढ़ा भाई यहाँ पे कोई केमिकल यूज़ नहीं हो रहा, तो इसमें हम अवॉइड ही करते हैं कि हम सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड का यूज़ ना करें। नेक्स्ट है हेल्दी सॉइल। इससे क्या रहती है, सॉइल हेल्दी रहती है, ठीक है। हम इसमें क्या करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में, ऑर्गेनिक फार्मिंग बेसिकली टेक केयर करती है कि सॉइल जो हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसमें हम क्रॉप रोटेशन करें, ग्रीन मैन्योर डालें, ठीक है, सो दैट हमारी जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी क्या है, रिच रहे। फिर है नेचुरल पेस्ट कंट्रोल। इंसेक्ट हो गए, पेस्ट हो गए, अब इन्हें तो मैनेज करना है हमें, तो हम नेचुरल चीज़ों से क्या है इनको, जैसे ऑर्गेनिक स्प्रेज हो गए, ठीक है, उनसे हम इसे कंट्रोल करते हैं, ना कि हार्मफुल केमिकल्स को छिड़क के। नेक्स्ट है इको फ्रेंडली। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग हेल्प करती है प्रोटेक्ट करने में इन्वायरमेंट को भी, क्यों, क्योंकि इससे पॉल्यूशन नहीं होता है, वाटर भी सेफ रहता है, ठीक है। एंड एक और पॉइंट है आपका एनिमल वेलफेयर। तो इससे क्या है, बेसिकली जो भी आप नेचुरल इन्वायरमेंट है, ठीक है, उसमें रह के क्या है आप टेक केयर कर रहे हो प्रॉपर तरीके से। ऐसा नहीं है कोई आर्टिफिशियल चीज़ों को यूज़ कर रहे हो, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं जो, या एंटीबायोटिक्स होते हैं, इनको क्या है यूज़ नहीं कर रहे हो आप, प्रॉपर टेक केयर कर रहे हो नेचुरल इन्वायरमेंट के थ्रू, ठीक है। उसके बाद आता है बेनिफिट्स। देखो बेनिफिट्स होते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्या क्या होते हैं, तो वो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हैं सेफर एंड हेल्थियर फूड। खाना अच्छा मिलता है, सेफ वाला फूड मिलता है, क्योंकि इसमें कोई केमिकल इन्वॉल्व नहीं है, तो हेल्दी रहेगा वो। नेक्स्ट है बेटर फॉर इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के लिए भी बेटर होता है वो, ठीक है। सॉइल को प्रोटेक्ट करता है क्योंकि आपने सारे नेचुरल मेथड्स के थ्रू क्या है यूज़ किया है। फिर वाटर भी से प्रोटेक्ट रहता है इससे। प्रमोट होती है इससे बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। अब चैलेंजेस भी देखने को मिलते हैं। अब जो यील्ड निकल के आती है ना वो कंपेयर्ड टू मतलब लो हो जाती है केमिकल फार्मिंग से, क्योंकि केमिकल फार्मिंग से क्या है जो यील्ड है वो थोड़ी ज़्यादा आती है कंपैरेटिवली। फिर है ये मेथड एक्सपेंसिव भी हो सकता है, टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, एंड हमें प्रॉपर टेक केयर के साथ क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी चाहिए, ठीक है। तो ये था। अब कंक्लूजन आप देख लो। तो हमने क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग में देखा कि भाई ग्रो करना है फूड को नेचुरल तरीके से, इन्वायरमेंट फ्रेंडली तरीके से, ठीक है, इसीलिए वो क्या है सबके लिए सही रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है आपका फीचर्स ऑफ मेक इन इंडिया कैंपेन। तो आपको पता है कि जो मेक इन इंडिया कैंपेन है एक मेजर कैंपेन था जो कि लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2014 में, एंड जिसमें हमने इनकरेज करना था कंपनीज़ को कि आप ना मैन्युफैक्चर करो अपने प्रोडक्ट को इंडिया में, सो दैट बूस्ट हो हमारी कंट्री का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अब इसके फीचर्स क्या है मेन, तो इसने प्रमोट किया मैन्युफैक्चरिंग को इंडिया में। ये कैंपेन ने फोकस किया कि हमें इंक्रीज़ करना है जो भी मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, इंडिया में उसको बढ़ाना है, एंड फिर क्रिएट करनी है जॉब उस सेक्टर में, एंड इकोनॉमी क्या है उससे ग्रो होगी। सेकंड है अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इसने इनकरेज करा कि फॉरेन कंपनीज भी आए यहाँ पे, ठीक है, अपनी फैक्ट्रीज को सेटअप करें इंडिया में।
फिर थर्ड पॉइंट है सपोर्ट टू इंडियन स्टार्टअप्स एंड इंडस्ट्रीज। इंडियन एंटरप्रेन्योर्स एंड बिजनेसेस को सपोर्ट किया गया, ठीक है, कि आप प्रोडक्ट बनाओ इंडिया में, स्पेशली नए सेक्टर्स में जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ठीक है, यहाँ पे आप मतलब प्रोडक्ट बनाओ अपने। फिर है जॉब क्रिएशन। वन ऑफ द मेन गोल ये भी था कि क्रिएट होंगी इससे ज़्यादा जॉब अगर इंडिया में ही प्रोडक्ट को बनाया जाएगा, फैक्ट्रीज को सेटअप किया जाएगा। नेक्स्ट है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। गवर्नमेंट ने रूल्स रेगुलेशंस को ईजी बना दिया कि आप स्टार्ट कर सकते हो, रन कर सकते हो बिजनेस को इंडिया में ईजीली। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो फोकस किया गया कि बिल्ड करो अच्छी रोड्स, रेलवेज, पोर्ट्स एंड पावर सप्लाई, सो दैट वो सपोर्ट कर सके इंडस्ट्रीज़ को और इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे सेटअप हों। नेक्स्ट है टारगेटेड सेक्टर। तो ये जो कैंपेन है इसने कवर किए थे 24 की सेक्टर्स को, ठीक है, जिसके अंदर क्या है टेक्सटाइल, कंस्ट्रक्शन, केमिकल, IT, टूरिज्म, ऑटोमोबाइल्स, ये सारे के सारे क्या सेक्टर्स थे मेन। फिर है स्किल डेवलपमेंट। इसमें हमने सपोर्ट किया कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए ना, अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देना है तो वहाँ पे क्या है, जो भी स्किल्स रिक्वायर्ड है वो देनी चाहिए, तो प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को लाया गया। तो अगर हम कंक्लूजन देखें तो जो मेक इन इंडिया कैंपेन है ये एक ऐसा एफर्ट है जिसने क्या है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया है इंडिया को। इसने जो इम्पोर्ट्स हैं, जो बाहर से हम सामान लेके आते हैं वो तो रिड्यूस हुए हैं, बल्कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं हमने बना के बाहर चीज़ें क्या हैं बेची हैं, क्योंकि यहाँ पे ही फैक्ट्री सेटअप हुई थी, यहाँ पे ही ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप्स को इंकरेज किया था एंड इसने प्रोवाइड किया इंडिया को एम्प्लॉयमेंट भी। इसका एम यही है कि स्ट्रेंथन हो इंडिया की इकॉनमी, इंकरेज करके मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, IPR 1956 आपको डिटेल में बतानी है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हम उस अकॉर्डिंगली क्या है इसको पढ़ लेते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करो, सो दैट और भी जो क्वेश्चन आंसर्स है आपके सेक्शन B से एंड सेक्शन C से वो भी आ सके, एंड शेयर आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है। अब देखो व्हाट इज़ इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, क्या था पहले वो देखते हैं। तो देखो जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 है ना, ये एक मेजर पॉलिसी थी जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया था सो दैट हम गाइड कर सके डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ को। ये पॉलिसी गाइड करती है कि कैसे डेवलपमेंट होगी इंडस्ट्री की हमारी कंट्री में। इसका एम यही था पॉलिसी का कि हमें बिल्ड करना है एक स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस एंड सपोर्ट करना है इकोनॉमिक ग्रोथ को एक प्लान्ड वे में और बैलेंस्ड वे में, ठीक है। तो फीचर्स देख लेते हैं हम। फीचर्स ऑफ IPR 1956 क्या थे। सबसे पहला पॉइंट है स्ट्रॉन्ग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जो पब्लिक सेक्टर है, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट ओन्ड इंडस्ट्रीज़ है जो, वो क्या है मेजर रोल प्ले करेगी, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ इंपॉर्टेंट एंड हैवी इंडस्ट्रीज़ में। फिर है डिवीजन ऑफ इंडस्ट्रीज़ इनटू 3 कैटेगरीज। तो इंडस्ट्रीज है उसे डिवाइड किया गया 3 कैटेगरीज में ओनरशिप एंड कंट्रोल के बेसिस पे। लाइक कैटेगरी A में वो रखा ओनली द गवर्नमेंट वुड ओन, मतलब वो इंडस्ट्रीज रखी जो क्या है जो प्रॉपर गवर्नमेंट क्या है ओन करती हैं और रन करती हैं इंडस्ट्रीज़ को। इसके अंदर डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, रेलवे, ये सब आया। फिर है कैटेगरी B बोथ, इसमें क्या है दोनों, जो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों क्या है ओन करता है, ऑपरेट करता है। जैसे मान लो प्राइवेट सेक्टर ऑपरेट कर रहा है पर जो गवर्नमेंट है, ठीक है, वो मतलब लीड कर रहा है। इसके अंदर कौन कौन सी आगे, लाइक मशीन्स, टूल्स, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स एटसेट्रा, ये इंडस्ट्री। फिर आता है कैटेगरी C, ये वो सारी जो क्या है प्राइवेट सेक्टर के पास है, बट जो गवर्नमेंट है वो इनको रेगुलेट भी करती थी अगर ज़रूरत पड़ती है तो। फिर थर्ड पॉइंट है फोकस ऑन हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज़। ये पॉलिसी ने इंकरेज किया कि डेवलपमेंट हो हैवी इंडस्ट्रीज़ की, जैसे कि आयरन, स्टील एंड मशीनरी, ठीक है, जो कि बैकबोन होती है एक स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल इकॉनमी की। फिर है बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ। गवर्नमेंट चाहती थी कि इंडस्ट्रीज़ ग्रो हो सारे पार्ट्स में, ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री में, ना कि सिर्फ बड़ी सिटीज़ में, ठीक है। फिर नेक्स्ट है प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। टू अवॉइड अ फ्यू पीपल गेटिंग टू रिच एंड पावरफुल द पॉलिसी सपोर्ट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का यहाँ पे कंसेप्ट लाया गया कि हर किसी के पास क्या है, मतलब कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, ठीक है, अपॉर्चुनिटी सबको मिले बेसिकली। फिर है डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज़। जैसे बिग इंडस्ट्रीज़ तो हो ही रही थी सेटअप, पर स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को भी क्या इंकरेज किया गया सो दैट एम्प्लॉयमेंट मिले। तो गोल क्या थे इस पॉलिसी के कि आपको इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ाना है, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ानी है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करनी है एंड बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ और इनकम इक्वालिटी आपको लानी है। तो कंक्लूजन आप देख सकते हो, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था शेप करने में इंडिया के इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर को। इसने ज़्यादा पावर दी पब्लिक सेक्टर को, इनकरेज किया कि प्लानिंग अच्छे से हो सो दैट क्रिएट हो एक फेयर एंड बैलेंस्ड इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफरेंस बिटवीन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो इसका डिफरेंस देख लेते हैं। इसका जो डिफरेंस है वो वैसे भी एक डिटेल वीडियो 15 मार्क्स के अकॉर्डिंग हमने बनाई हुई है, तो आप इस चैनल पे सर्च कर सकते हो। तो देख लेते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या होता है। जब फॉरेन कंपनी या फिर पर्सन इन्वेस्ट करता है डायरेक्टली बिजनेस में या फिर फैक्ट्री में दूसरी कंट्री के, तो उसे क्या कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट।
फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होती है जब फॉरेन पर्सन या कंपनी इन्वेस्ट करती है शेयर्स में, बॉन्ड्स में या अदर फाइनेंशियल एसेट्स में, ठीक है, एक अदर कंट्री के कंपनी के, ठीक है। कंट्रोल की बात करें तो एफडीआई में जो इन्वेस्टर है वो क्या है, ओनरशिप और कंट्रोल उसे दोनों मिलती है। एफपीआई में इन्वेस्टर को कंट्रोल नहीं मिलता, वो ऑन करता है प्रॉफिट और इंटरेस्ट अपनी इन्वेस्टमेंट से। एफडीआई में अगर टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, एंड अगर हम एफपीआई की बात करें तो यूजुअली शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। एग्जांपल आप देख सकते हो, ठीक है, कि एक मतलब यूएस की कंपनी है, उसने ओपन की फैक्ट्री इंडिया में, तो ये एफडीआई है इंडिया के लिए, ठीक है। और अगर एफपीआई का आप वो देखो एग्जांपल, तो यहाँ पे यूएस इन्वेस्टर है, उसने बाय किए शेयर्स इंडियन कंपनी के, ठीक है, ऑन द स्टॉक मार्केट से। स्टेबिलिटी की बात करें तो ये ज़्यादा स्टेबल है एफडीआई, ठीक है, और लेस रिस्की है। पर एफपीआई क्या है, लेस स्टेबल है, पर क्योंकि ये ज़्यादा अफेक्ट होता है मार्केट के चेंजेस से। फिर आता है इफेक्ट ऑन इकोनॉमी। तो एफडीआई का इफेक्ट क्या पड़ता है, हेल्प करता है ये जॉब क्रिएशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होता है, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। बट एफपीआई की बात करें तो इससे कैपिटल फ्लो बढ़ता है फाइनेंशियल मार्केट में, ठीक है। तो इन सिंपल टर्म एफडीआई मतलब अगर क्या है, दूसरी कंट्री के कंपनी में हम क्या है, मतलब कंपनी बना सेटअप कर ले रहे हैं बेसिकली, और एफपीआई क्या है, दूसरी कंट्री के कंपनी के शेयर्स या बॉन्ड्स में आपने क्या है, उन्हें बाय किया है या फिर परचेज़ किया है या फिर ये कह लो कि वहाँ इन्वेस्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। तो ये क्वेश्चन भी आपको 5 मार्क्स में आया हुआ है। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे पीपल हु आर विलिंग टू वर्क, जो क्या है ऐसे मतलब पीपल हैं वो क्या है काम करने के लिए विलिंग है, एंड आर एबल टू वर्क, और वो काम भी करना चाहते हैं, विलिंग भी है, ठीक है, और काम कर भी सकते हैं, पर क्या है, कैन नॉट फाइंड अ जॉब, ठीक है, बट उनको क्या है, वो फाइंड नहीं कर पा रहे हैं जॉब को। तो अगर हम बात करें अनएम्प्लॉयमेंट है, जो अनएम्प्लॉयमेंट के आपको क्या है यहाँ पे नेचर पूछा है, तो इन इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट का एक सीरियस इशू है, तो ये एग्जिस्ट करता है डिफरेंट फॉर्म्स में। तो वही देखना है कि सबसे पहला अगर टाइप या नेचर की बात करें अनएम्प्लॉयमेंट की, तो सबसे पहले डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। ये वेरी कॉमन होती है स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है। आप एग्जाम्पल देख सकते हो कि इफ़ मान लो 5 पीपल वर्क कर रहे हैं एक फार्म में, बट ओनली 3 आर एक्चुअली नीडेड, पर 3 ही वहाँ पे क्या है, 3 बंदों से भी काम वहाँ हो सकता था, तो जो एक्स्ट्रा 2 पीपल हैं वो नॉट रियली नीडेड है वहाँ पे, बट स्टिल वर्किंग है, ठीक है। तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट इन क्या है, ये हिडन है, ठीक है, बिकॉज दे आर नॉट एडिंग, क्योंकि वो कुछ ऐड नहीं कर रहे प्रोडक्टिविटी में। फिर आता है आपका सेकंड टाइप सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सीज़न है तो आपने वो वाली चीज़ों को बेचना स्टार्ट कर दिया, बट मान लो कि अब वो सीज़न नहीं है, तो फिर उस टाइम पे आपके पास मतलब कि उस टाइम तक का क्या है, फिर जॉब नहीं होती, ठीक है, तो वो वाला होता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। फिर आता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ये क्या है, ड्यू टू लैक ऑफ स्किल्स एंड एजुकेशन होता है, ठीक है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, टेम्प्रेरी अनएम्प्लॉयमेंट होती है। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, मतलब मैनी यंग पीपल हैं, ठीक है, क्वालिफिकेशंस है के अकॉर्डिंग कि अगर उन्हें जॉब नहीं मिल रही है, मिसमैच है उनके एजुकेशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब के बीच में। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, जो कि फाउंड होती है सिटीज़ में, स्पेशली यूथ में, मतलब कि इसमें क्या कह रहे हैं कि बेसिकली हम सिटीज़ में मूव करते हैं जॉब को ढूंढने के लिए, बट इनफ जॉब अवेलेबल नहीं होती, ठीक है। तो वाई इज़ अनएम्प्लॉयमेंट हाई, तो पॉपुलेशन वेरी लार्ज है, ठीक है, ज़्यादा पीपल हैं जॉब से, ठीक है, एंड प्रॉपर एजुकेशन एंड स्किल्स अगर हैं नहीं है, ठीक है। स्लो ग्रोथ है इंडस्ट्रीज़ की, या ओवर डिपेंडेंस है एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो कंक्लूजन देख लो, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो अलग अलग टाइप की होती है ये, ठीक है। इसको रिड्यूस करने के लिए मोर इंडस्ट्रीज़ लगानी चाहिए, स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम होने चाहिए, और बेटर एजुकेशन होनी चाहिए, सो दैट हम मैच कर सके जॉब की नीड्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड रिलेटिव पॉवर्टी का डिफरेंस। तो देखो ऑब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होती है, ये एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे पीपल डू नॉट हैव इनफ मनी, मतलब पीपल के पास इनफ मनी नहीं है कि वो मीट कर सके अपनी बेसिक नीड्स को। इसका मतलब कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते जो बेसिक नीड्स होती है, फूड हो गया, क्लीन वाटर हो गया, शेल्टर हो गया, क्लोथिंग हो गया, हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, ठीक है। अब सबसे पहले क्या है, पीपल इन एब्सोल्यूट पॉवर्टी, इसमें क्या है, मतलब कि ये लगा लो कि लेस देन वो क्या है 1.90 जो आपका ये कह लो डॉलर है पर डे, अगर उससे भी कम में वो कर रहे हैं गुजारा, तो ये किसने बताया गया है, तो ये ऐसी ग्लोबल पॉवर्टी लाइन है जो कि सेटअप की थी वर्ल्ड बैंक ने। फिर बोल रहे इट इज़ नॉट अबाउट कंपेयरिंग टू अदर्स, इसमें हम कंपेयर नहीं कर रहे अदर से कि हाँ उसके कंपैरिजन में ये क्या है कहीं ना कहीं पुअर है, नहीं। इसमें क्या है कि भाई इनफ मनी नहीं है सर्वाइव करने के लिए। एब्सोल्यूट पॉवर्टी से क्या है, कहीं ना कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, ठीक है, लाइक एक्सेस टू एजुकेशन नहीं मिलता है, क्लीन वाटर नहीं मिलता है, एग्जाम्पल आप देख सकते हो। फिर आता है रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब जहाँ पे जो
जो पीपल हैं हु हैव लेस इनकम, जिनकी लेस इनकम है, लेस रिसोर्स है, वो कंपेयर कर रहे हैं अदर मतलब अदर के साथ, ठीक है, जिनके पास ज़्यादा इनकम है। इन दिस केस इसमें क्या होता है, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट सर्वाइवल, इसमें सर्वाइवल का केस नहीं होता, बट इसमें क्या है, इसमें ये देखते हैं कि हाउ वेल यू, कि कैसे कितना अच्छा आप रह रहे हो अगर हम कंपेयर करें किसी अदर से, ठीक है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड के हिसाब से होता है। एंड रिलेटिव पॉवर्टी में क्या है, बेसिक नीड्स तो पूरी हो रही होती हैं, बट स्टिल जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है, या क्वालिटी ऑफ लाइफ है, उससे क्या है मतलब एक को वो मिल रही हैं बट एक को वो नहीं मिली हैं, ठीक है। तो हम कंपैरेटिवली इसमें देखते हैं, ठीक है, कंपैरेटिवली कंसिडर किया जाता है इसमें पुअर, ठीक है, कि इसमें मतलब कि बेसिक नीड तो आपकी फुलफिल हो ही रही होती है। रिलेटिव पॉवर्टी क्या है, कहीं ना कहीं इससे ये कह लो कि रिलेटिवली आप क्या है देख रहे हो, डिफरेंस आप देख सकते हो, ठीक है। गोल हो गया, उस बेसिस पे आपको ये डिफरेंस बताया हुआ, तो 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको ये करना है। यहाँ पे समरी आपको दे रखा है, आप यहाँ टेबुलर फॉर्मेट में देख सकते हो इसका डिफरेंस। तो डेफिनेशन देख लो, एब्सोल्यूट पॉवर्टी में लैक ऑफ इनफ रिसोर्सेज हैं, आप मीट भी नहीं कर पा रहे हो बेसिक नीड्स को, पर रिलेटिव पॉवर्टी में आप कंपैरिजन कर रहे हो। फिर है मेजरमेंट स्टैंडर्ड, तो यहाँ पे फिक्स्ड स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, जो कि सेट किया है, इससे नीचे है तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी हो गई, ठीक है। और रिलेटिव पॉवर्टी में कंपैरेटिव देखते हैं हम, ठीक है। फिर फोकस की बात करें तो यहाँ पे सर्वाइवल में होता है फोकस, बेसिक नीड नहीं पूरी होती। यहाँ पे हम क्या है बेसिकली ये देखते हैं कि हाँ भाई मतलब एक के पास कम पैसे हैं, एक के पास क्या कंपैरेटिवली ज़्यादा हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हो। फिर टाइप्स ऑफ पॉवर्टी में देख सकते हो, एक्सट्रीम पॉवर्टी होती है, ठीक है, क्योंकि सर्वाइवल के लिए भी बहुत वो करना पड़ता है, ठीक है। बट यहाँ पे ये रिलेटिव है, तो यहाँ पे आप क्या कंपेयर कर रहे हो एज पर स्टैंडर्ड्स। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस, होप आपको समझ आए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, शेयर करना, एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, ज्वाइन कर सकते हो आप। कोई वीडियो या अपडेट बनती है सबसे पहले उसको वहाँ शेयर कर दिया जाता है, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी आपको कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।